हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, बहुत टाइम हो चुका है आपके लिए यूट्यूब पर कोई भी क्लास रेगुलर नहीं आ पा रही है। बहुत सारे इश्यूज आ गए थे क्योंकि मुझे अनअकैडमी पर भी टाइम टेबल चेंज करना पड़ा अपना, क्योंकि वहां पर ही बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने की वजह से टाइम का इशू बहुत ज्यादा हो रहा था। और जैसा कि आप सबके एग्जाम्स तो अभी मतलब 2 महीने ही हम मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ 2 से 3 महीने हैं, तो हमें अपनी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। अभी काफी सारे सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हैं। तो गाइज, उन सब की तैयारी की वजह से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। अनअकैडमी पर आपकी हालांकि मैंने क्लासेस काफी ज्यादा कर दी है, वहां पर आपकी 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। उसके बाद मुझे यहाँ का आधी 1 घंटा मिल नहीं पा रहा था रिकॉर्डिंग के लिए। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज। एंड पिछले कुछ दिनों से कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट अब सब कुछ सही है, पूरा टाइम टेबल सेट है, मेरी तबियत भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो गाइज, अब आपके लिए रेगुलर वीडियोज आने वाली है, रेगुलर मैं क्लासेस आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। सो गाइज, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके पास मेरी हर क्लास से पहले उसका नोटिफिकेशन आ सके। एंड गाइज, मुझे कमेंट करके तो जरूर ही बताना है कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। आज मैं आपको हेरिडिटी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सबने मुझे बताया था कि मैम बायो बहुत ज्यादा वीक चल रही है, बायो हमारी स्टार्ट करवाइए। एंड एक बार मैं बता दूं कि जिन बच्चों की भी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो गाइज आप लोग मुझे अनअकैडमी पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं अपना अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पर जाकर आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और गाइज, आपको वहां पर केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, हालांकि बायो में मैं आगे करवाने वाली हूँ, तो आपको वहां पर सारी की सारी क्लासेस फ्री मिलने वाली है। कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं। ऑल क्लासेस आर फ्री ऑन अनअकैडमी। मैथमेटिक्स और साइंस की दोनों की क्लासेस आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जल्दी से जाकर के मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। एंड गाइज, अगर अभी तक आप लोग अनअकैडमी पर कोई भी क्लासेस मेरे नहीं देख रहे हैं, अगर आप नए हैं अनअकैडमी पर, तो जब भी आप कोई स्पेशल क्लास अनलॉक करेंगे तो वहां पर आप लोगों से एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो वहां पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज PT10। ये रेफरल कोड यूज करने के बाद में आप कोई भी फ्री क्लास अनलॉक कर पाएंगे। और अगर आप कोई भी अनअकैडमी पर प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन यूज माय रेफरल कोड PT10 टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? ये चैप्टर, मतलब जब मैंने स्टडी किया था ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि चैप्टर तो बहुत ज्यादा टफ है, इसमें मतलब चीजें समझ में ही नहीं आती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हेरिडिटी आखिर है क्या? इसके अंदर बच्चों जो मेडिकल टर्म्स यूज की जा रही है ना, वो कुछ समझ में नहीं आती है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये क्वेश्चन कि क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, क्या हेरिडिटी है, किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पास किए जाते हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। तो चलिए सारी चीजें हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के अंदर, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको पूरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो चलिए, हेरिडिटी क्या है? आप सबने बचपन में सुना होगा ना कि आप अपने पापा पे गए हो, मम्मी पे गए हो, आपकी ये चीज आपके पापा से मिलती है, आपकी आंखें अपनी मम्मी से मिलती है। तो ये सब क्यों मिलता है? क्यों, क्या होता है? ये जो जेनेटिक्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ये पास किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से एक बच्चे के अंदर उसके मम्मी या पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जब क्या होता है गाइस, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो इतना हमें समझ में आ चुका है ना हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से क्या किया जाता है, जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन में क्या किए जाते हैं, पास किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब 2 तरीके की हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, थोड़ा सा बच्चों समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को आप। अब मैं 2 तरीके से आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपकी आईज का कलर है, आपकी स्किन का कलर है, आपके हेयर्स का कलर है, इस तरीके के जो कलर्स हैं, जो आपकी बॉडी की शेप है, लाइक आपके बाल कैसे होंगे, आप अगर फादर के बाल कर्ल हैं तो हो सकता है बच्चे के बाल भी कैसे हो, कर्ल हो, इस तरीके से होता है ना। अगर फादर की या मदर की आईज ब्लू है या ब्लैक है तो बच्चे की भी वैसी ही होंगी। अब ये सारी चीजें क्या मिलती है हमें? ये मतलब एक हेरिटेज की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चीजें पास की जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हमें जनरेशन टू जनरेशन नहीं मिलती है,
कुछ चीजें खुद एक्वायर करनी पड़ती हैं। लाइक जैसे कि बॉडी बनाना, बहुत सारे होते हैं ना जो जिम जाकर के बॉडी बनाते हैं, वो बॉडी उन्हें हेरिटेज में तो नहीं मिल रही है ना। लाइक अगर फादर की बॉडी अच्छी है, फादर ने अपने टाइम में बहुत ज्यादा जिम किया है, तो जरूरी नहीं कि बच्चे की बॉडी भी ऑटोमेटिक वैसी शेप में आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर मदर या फादर का माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे थे अपनी स्टडीज में, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा भी स्टडीज में बहुत अच्छा हो। या उन्होंने अगर पढ़ाई नहीं भी की है, तो ये जरूरी नहीं कि उनका बच्चा भी पढ़ाई में डम्बो हो एकदम, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये चीजें हमें खुद एक्वायर करनी पड़ती है। लाइक मेंटल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ, ये चीजें क्या होती है, ये हमें खुद एक्वायर करनी पड़ती है अपनी खुद की मेहनत से, ठीक है। तो दो तरीके की मैं आपको समझाने वाली हूँ। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख पा रहे हो ना, ये फादर है और ये मदर है। अब इस बच्चे के अंदर क्या होंगे, जो 50% कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो कहां से आएंगे, अपने फादर से आएंगे। ये फादर है, ये मदर है और ये चाइल्ड है। अब गाइस 50% जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए वो कहां से आए, फादर से आए। हालांकि 50% कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आए, मदर से आए। तो चाइल्ड में क्या हुआ, 50% फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स है और 50% मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि फादर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं और मदर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। मतलब कि अगर फादर की आई का कलर मैंने मान लिया कि ब्लैक है, ठीक है, और मदर की आई कलर कैसा है, आई बॉल का कलर है ब्राउन, तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि बच्चे की जो आई कलर होगा, आई बॉल का कलर होगा, वो कैसा होगा, ब्लैक या ब्राउन। हालांकि कुछ कुछ केस में ये ब्लू भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में, रेयर चांसेस के अंदर होता है, या तो वो ब्लैक होगा या तो वो ब्राउन होगा। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि जो कलर होगा आई बॉल का वो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, तो वो डिसाइड कौन करता है कि डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। कुछ नई टर्म सुनने को मिली, डोमिनेंट और रिसेसिव। अच्छा, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चलिए आपको मैं थोड़ा आसान शब्दों के अंदर चीजों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्या होता है, लाइक एक है कोई भी जनरेशन, लाइक मैंने बोल दिया कि एफ जनरेशन है। अब इसका प्रोजेनी क्या होगा, प्रोजेनी मतलब इसकी जनरेशन, प्रोजेनी क्या होगा F1, उसका प्रोजेनी क्या होगा F2, उसका प्रोजेनी क्या होगा F3। इस तरीके से क्या होंगी, टर्म्स आगे बढ़ती जाएंगी और लास्ट में क्या आ जाएगा FN। या मैंने बोल दिया बहुत साल बाद में जब इसका प्रोजेनी होगा तो उसको मैंने FN नाम दे दिया। F अगर मैं 100 बोलूं, अगर मैंने 100 बोला, ठीक है। अब कुछ चीजें समझने की ट्राई करना बच्चों। क्या होता है, लाइक हम बहुत पुराने टाइम से क्या थे, बोलते हैं ना कि पहले आदि मानव थे, पहले बंदर थे, फिर आदि मानव बने, देन हम क्या हो डेवलप होते गए। अब क्या था, पहले कैसे था कि F अगर मान लीजिए F का प्रोजेनी क्या है F1, उसका प्रोजेनी क्या है F2। अगर F से F1 जनरेशन, F से जब F1 प्रोजेनी आया तो क्या हुआ, कुछ वेरिएशन आएगी, कुछ क्या आएंगी, कुछ वेरिएशन आएगी ना। मतलब जैसा कि मैंने बोला आपको रिप्रोडक्शन में मैं चीजें समझाने वाली हूँ, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जिसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे। क्या होगा, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो वहां पर क्या सेम चाइल्ड बनेगा क्या, लाइक जैसा फादर है वैसा का वैसा उसका बच्चा बनेगा क्या। मतलब ये तो टीवी शो में देखने को मिलता है ना कि जैसा बच्चा था वैसा का वैसा, जैसा फादर वैसा का वैसा उसका बच्चा। ऐसा 2 कॉपी नहीं होता ना, डुप्लीकेट मतलब जो ट्विंस वाला सिनेरियो है वो फादर मदर के साथ बच्चे का नहीं होता है ना, मतलब सेम एज नहीं होगा, 2 कॉपी नहीं होगा ना। उसके अंदर क्या होगा, कुछ वेरिएशंस आएंगी। हालांकि उसकी कुछ शक्ल उसके फादर से मिल सकती है, मदर से मिल सकती है, 2 सिबलिंग्स की शक्ल एक जैसी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल एकदम 2 कॉपी नहीं होगा, कुछ वेरिएशंस तो आएंगी। अब कुछ वेरिएशंस क्या आई, F से लेकर के F1 के अंदर क्या आई, कुछ वेरिएशंस आई। अब F1 से F2 में दोबारा वेरिएशन आई, अब F2 से F3 में दोबारा वेरिएशन आई। इस तरीके से क्या होगा, वेरिएशन आती जाएंगी। अब मैंने मान लिया कि कुछ वेरिएशन आई, लाइक ये था F का प्रोजेनी F1, उसका प्रोजेनी F2, उसका प्रोजेनी F3, लास्ट में जाकर के प्रोजेनी क्या बन रहा है F100। अब मुझे ये बताइए कि जो F100 है उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या F से मैच करेगी, क्या मैच करेगी। मतलब कि जैसा कोई बच्चा है वो अपने परदादा के परदादा के परदादा के जैसा तो नहीं दिखेगा ना। मतलब इतनी ज्यादा वेरिएशन आने के बाद में उतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मैच नहीं कर पाएंगी, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएंगी। तो वो क्या होगा, ये हो सकता है कि जो F100 है मतलब उसकी 100th जो उसकी जनरेशन है वो F से बिल्कुल भी ना मिले, ये क्या हो, टोटली डिफरेंट हो एक दूसरे से। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इतनी ज्यादा वेरिएशंस आने के बाद में जब बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करना बंद कर दे
तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, इवोल्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। जब इतनी ज्यादा वेरिएशन आने के बाद में जो F100 प्रोजेनी है वो बिल्कुल भी F जैसा नहीं दिखेगा, ये क्या होगा, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट वेरिएशन हो, टोटली डिफरेंट एक दूसरे से प्रिटेंड करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, इवोल्यूशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो आई थिंक आपको हेरिडिटी और इवोल्यूशन इन दोनों टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी क्या है और इवोल्यूशन क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी बच्चों एक सिंपल टर्म है, जैसे कि अगर एक फादर से मदर से उसके बच्चे के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन किए जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। लेकिन जब F से उसका प्रोजेनी F1 आ रहा है तो कुछ वेरिएशंस आ रही हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते वेरिएशंस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि लास्ट में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बिल्कुल भी क्या हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच ना करे, वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट प्रिटेंड करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। गॉट इट? आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ आपको टर्म्स बताने वाली हूं। फर्स्ट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड सेकंड इज एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब ये क्या है भाई, ये टर्म्स तो आपने सुनी नहीं होगी, चलिए मैं बता देती हूँ। क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास की जाती हैं, मतलब दोस कैन बी पास्ड टू द जनरेशन। मतलब जो ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिए, मत समझना कि ट्रेट्स क्या होते हैं। ट्रेट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन किए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, जैसा कि आई कलर है, हेयर कलर है, बॉडी कलर है, या हाइट है। होता है ना, फादर मदर की जितनी हाइट होगी बच्चे की भी कुछ कुछ उतनी हाइट होगी। मतलब ये रेयर चांसेस में है कि अगर वो जिम वगैरह करे, एक्सरसाइज करे तो अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो मैक्सिमम केसेस के अंदर ये बात बोली जाती है ना कि हाइट होगी बच्चे की, वो उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करेगी, या उसका आई कलर होगा, स्किन का कलर होगा, हेयर्स का कलर होगा। वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये जनरेशन पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप लोगों ने एक चीज सुनी हो तो जैसे कि अगर कोई बीमारी है, मान लीजिए फादर को कोई भी बीमारी है, कोई भी सीरियस डिजीज है, लाइक कैंसर है, शुगर है, या बीपी की प्रॉब्लम है, या कोई भी दिक्कत रहती है, तो फादर से वो उसके बच्चे में तो नहीं होगी, है ना, वो उसके बच्चे में बीमारी हो चाहे ना हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, वो उसके ग्रैंड चाइल्ड के अंदर वो बीमारी पाई जाती है। ये मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि बच्चे को अपने फादर से बीमारियां नहीं लगती है इतनी ज्यादा जितनी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लग जाती हैं। ये ज्यादातर क्या होती है, ट्रांसफर करती है डिजीज, एक जनरेशन से नहीं करती है, ये थर्ड जनरेशन के अंदर जाकर के करती है। लाइक फादर से कहा गई, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर जाएगी पूरी, जो उसके अंदर सीरियस डिजीज है। अब ये भी 100% केस नहीं है कि अगर फादर को मतलब कोई बीमारी है तो उसके ग्रैंड चाइल्ड को होगी ही होगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर ये चीज देखी जाती है कि फादर या मदर से उनके बच्चों में भी बीमारी नहीं जाती है, लेकिन उनके ग्रैंड बच्चों में, वो ग्रैंड चाइल्ड के अंदर क्या होती है, ग्रैंड चाइल्ड में वो बीमारियां ट्रांसफर कर जाती है। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, जो क्या हो, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन किए जाए, उन ट्रेट्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। गॉट इट? सेकंड इज एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, दोज विच कैन नॉट बी पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। बच्चावाड़ी क्या है, अब देखिए, अगर आप लोगों को लगता है ना कि हमारी मम्मी का मैथ बहुत अच्छा है, पापा का मैथ बहुत अच्छा है, तो हमारा भी मैथ्स अच्छा होगा, या उनकी साइंस अच्छी थी तो हमारी भी साइंस अच्छी होगी, या वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो हम भी अच्छे नहीं होंगे, ये कुछ भी नहीं होता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर। हाँ, बोल सकते हैं कि मैक्सिमम केसेस में बहुत, हाँ मैक्सिमम ये होता है कि जितना अगर पेरेंट्स का माइंड शार्प है ना तो उसके बच्चे का माइंड शार्प होगा, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है इस चीज की। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज्यादा चीजों को रिटेन कर पाते हो। मतलब अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा इनहेंस करते हो, लाइक किसी किसी के पेरेंट्स ने तो पढ़ाई भी नहीं की होती है, स्टिल उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बच्चों ये पास ऑन नहीं किए जाते हैं जनरेशन पे। अगर किसी की बॉडी उतनी अच्छी नहीं है ना, किसी के पेरेंट्स की, लेकिन अगर बच्चा जिम कर रहा है तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये सब एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन नहीं किए जाते, ये आपको खुद एक्वायर करने पड़ते हैं। गॉट इट? इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस क्लियर है आपको?
इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको हेरिटेज की फॉर्म में मिलते हैं, आपके पेरेंट्स से आपको विरासत में मिलते हैं। गॉट इट। और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होंगे, जो आपको खुद एक्वायर करने पड़ेंगे, लाइक फेस ब्यूटी है या कोई स्किन का कलर है, तो वो सब आपको पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, वो आप एक्वायर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टर्म क्या है, चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। द ग्रेटेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है गाइस, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब क्या क्या स्टडीज किया, इनको, ये एक ऐसे इंसान है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको खुद नहीं पता कि इन्होंने कितना ज्यादा ग्रेट वर्क किया है, कितनी ज्यादा ग्रेट डिस्कवरी इन्होंने किया है। इन्होंने हेरिडिटी के बारे में हमें बताया था, इन्होंने हेरिडिटी की पूरी डिस्कवरी की थी एक पी प्लांट के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट की थी। अब एक ये फैक्ट बोला जाता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ग्रेगर जॉन मेंडल के अलावा अगर कोई और साइंटिस्ट करता ना, तो शायद हमें हेरिडिटी नहीं मिलता, या अगर इन्होंने मटर के पौधे की जगह कोई और पौधा चुना होता तो भी शायद हमें ये नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या था कि मटर के पौधे के अंदर यानी पी प्लांट के अंदर क्या था, इन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस देखी। अगर मान लीजिए अगर ये किसी पर्सन के ऊपर अपनी स्टडी करते, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर अपनी स्टडी करते, तो मतलब वो कितनी वेरिएशन देख पाते, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 वेरिएशन देख पाते, या 2 ही देख पाते। मतलब एक पर्सन के ऊपर स्टडी करते करते मतलब इनकी खुद की एज हो जाती, तो ये उतनी स्टडी नहीं कर पाते। पी प्लांट में क्या था, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, उसकी लाइफ लॉन्ग बहुत शॉर्ट है। अगर लाइफ लॉन्ग शॉर्ट है ना, उसकी लाइफ टर्म बहुत कम है, तो वो उसके ऊपर ज्यादा वेरिएशंस उसकी देख पाए, उसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर पाए, और ये हमें हेरिडिटी की डेफिनेशन दे पाए। अब पी प्लांट का क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या इन्होंने डिस्कवर किया, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा पी प्लांट के ऊपर उन्होंने अपनी क्या डिस्कवरी की, क्या क्या इन्होंने देखा, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो गाइस प्लीज, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपनी पूरी स्टडी की। अब इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की पी प्लांट को लेकर के, क्या क्या चीजें इन्होंने देखी, तो वो सारी चीजें हम आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या देखी थी, इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी मटर के पौधे के अंदर यानी पी प्लांट के अंदर। अब वो क्या क्या थी, सीड शेप, सीड कलर, सीड कॉर्ड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टीम लेंथ। अब ये चीजें थोड़ी सी दिखने में अजीब लग रही होंगी ना, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। डोमिनेंट वो होता है जिसके अंदर अपने आप को दिखाने की ताकत है, जो अपने आप को शो करने की ताकत रखता है। और रिसेसिव क्या होता है, जो अपने आप को शो करने की, अपने आप को दिखाने की ताकत इतनी ज्यादा नहीं रखता है। लाइक जैसे कि मतलब जो चीज उभर के बाहर आती है, लाइक अगर एक बच्चे के अंदर उसके फादर का आई कलर ब्लैक है, मदर का आई कलर ब्राउन है, तो उसके अंदर डोमिनेंट क्या होता है, ब्लैक डोमिनेंट है, तो ब्लैक ज्यादा निखर के आएगा। तो बच्चे के अंदर कौन सा आई कलर आ रहा है, ब्लैक आई कलर आएगा, ब्राउन नहीं आएगा। डोमिनेंट वो होगा जो अपने आप को शो करने की ताकत रखता है, अपने आप को दिखाने की ताकत रखता है। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, ये वो कैरेक्टर है जिसको दबा दिया जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। सीड शेप, तो सीड शेप कैसी होती है, डोमिनेंट होता है, राउंड रिंकल्ड होता है, रिसेसिव। तो अब रिंकल तो नहीं दिखाएगा अपने आप को क्योंकि वो तो रिसेसिव है, तो डोमिनेंट क्या है, राउंड। तो सीड शेप कैसा होगा, राउंड होगा, वो अपने आप को कैसा शो करेगा, राउंड शो करेगा। ठीक है। इसी तरीके से सीड का कलर कौन सा है, येलो। ठीक है, येलो सीड कलर है। और ग्रीन क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, इसीलिए मटर के जो सीड कलर होता है ना, वो कैसा होता है, येलो होता है। ग्रीन अपने आप को शो नहीं करता है। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो येलो क्या होगा, अपने आप को शो करेगा, ग्रीन शो नहीं करेगा। ठीक है। सीड कॉर्ड कलर, मटर के दाने का कलर कैसा होता है, कलर्ड, यानी कि ग्रीन और व्हाइट। तो ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, तो वो ग्रीन दिखाई देगा अपने को, है ना, या फिर थोड़ा थोड़ा येलो दिखाई देता है ना, पेल येलो, कई बार वो मटर खराब होती है तो, लेकिन व्हाइट तो नहीं दिखाई देता है ना। अब क्या होता है, पॉड शेप, इनफ्लैटर एंड कंस्ट्रक्टेड। अभी देख सकते हैं आप, ये शेप कैसी है, ये इनफ्लैटर्ड शेप और ये कंस्ट्रक्टेड शेप है। ये रिसेसिव है तो ये अपने को दिखाई नहीं देती है उतनी ज्यादा। मटर का शेप कैसा होता है, पॉड शेप, ये शेप होता है पॉड का। ठीक है। कलर कैसा होता है, ग्रीन और येलो। अब ग्रीन तो क्या है, डोमिनेंट है, और येलो क्या है, रिसेसिव है, तो कौन सा शो करेगा, ग्रीन अपने आप को शो करता है। गॉट इट। फ्लावर पोजीशन, अब फ्लावर पोजीशन देख सकते हैं आप, 2 है, एक्सियल और टर्मिनल। अब एक्सियल क्या होता है कि लाइक ये फ्लावर है ना,
ये आपको दिख रही है पत्तियां, तो इसके साइड में से यहाँ से फ्लावर निकला है, ठीक है। और टर्मिनल क्या है कि एकदम ऊपर ऊपर फ्लावर निकला है, तो ये टर्मिनल है। तो क्या होता है, ये एक्सियल पोजीशन होती है ना, ये अपने को ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि ये कैसी है, ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। और टर्मिनल क्या है, जब टॉप पे फ्लावर आ रहा है ना, तो वो रिसेसिव केस है, वो अपने को नहीं दिखाई देता है। स्टीम लेंथ कैसी होती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो बच्चों लॉन्ग क्या है, डोमिनेंट, शॉर्ट क्या है, रिसेसिव। तो क्या होता है, शॉर्ट लॉन्ग को दबा लेता है, शॉर्ट को दबा दिया जाता है लॉन्ग के द्वारा। तो लॉन्ग दिखाई देता है ना अपने को, लंबा दिखाई देता है पौधा, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या की गई थी, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या की थी, अपने टाइम में डिस्कवर की थी। इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी स्टडी की थी, इनके बारे में देखा था, जाना था, और इनके ऊपर उन्होंने पूरी स्टडी की डोमिनेंट और रिसेसिव केस के बारे में। अगर आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया ना, तो आप आगे की चीजें समझ पाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, किस तरीके से क्या होता है, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशो निकालते हैं, ये सारी चीजें हम इसके बाद ही समझ पाएंगे। जहां अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर नहीं है, तो आगे का पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके का डाउट है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी वीडियो आपको थोड़ी सी शॉर्ट लग रही होगी कि मैम ने बहुत शॉर्ट पे खत्म कर दिया है, तो खत्म नहीं किया है, अगली वीडियो थोड़ी सी लेंथी मिलेगी आपको। अब मैंने बेसिक बताया है, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ में नहीं आएगा तो आगे की चीजें समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बायो हफ्ते भर में या हफ्ते से ज्यादा 2-4 दिन ऊपर लेकर के मैं आपको बायोलॉजी खत्म करवा दूं। इसके बाद हम बायोलॉजी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं, जो आपके अनअकैडमी पर मैं करवाने वाली हूँ गाइस। तो अभी तक जिन बच्चों ने मुझे अनअकैडमी पर नहीं देखा है, वहां पर नहीं फॉलो कर रखा है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। ओके, मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।